वेलकम बैक स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। इवोल्यूशन चैप्टर चल रहा है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग लेमार्क, डार्विन, नव डार्विन को देखे थे। अब सारा उद्विकास का जो सिद्धांत है उसमें काफ़ी कमेंट हुआ। अब कमेंट के बाद सब निगेटिव को हटा दिया गया और पॉजिटिव जो थ्योरी है, व्यू है, उसको रखा गया, जिसमें कई विद्वान जो है रोल किए हैं। इनमें हक्सले, डब्झेनस्की, हल्डाने आदि प्रमुख हैं। और सारे सिद्धांत को, इनके विचारों को एक जगह लाया गया। इसलिए इस सिद्धांत को सिंथेटिक थ्योरी, संश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। मतलब कई विचार इसमें समाहित है। डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया था, लेकिन डार्विन विभिन्नता के कारण को नहीं बताए थे कि विभिन्नता आने का क्या कारण है। उन्होंने प्राकृतिक चयन पर बात किया, विभिन्नता पर बात किया और नई जाति की उत्पत्ति, उद्विकास का बात किया, लेकिन विभिन्नता का जो मेन कारण था वो नहीं बताया। तो ये जो संश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उद्विकासीय सिद्धांत में, ये मॉडर्न थ्योरी के रूप में माना जाता है। कई विद्वानों के विचार का संग्रह है और इसमें दो बिंदु पर काफ़ी जोर दिया गया है। एक है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, दूसरा है विभिन्नता यानी वेरिएशन। अब वेरिएशन का कई कारण हो सकता है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वेरिएशन के कारण जीन में परिवर्तन होता है, जीन में परिवर्तन के कारण लक्षणों में परिवर्तन होता है, और लक्षण में परिवर्तन होने से नई जाति यानी स्पेसीज का उत्पत्ति होता है या फिर रेस का उत्पत्ति होता है, जो उद्विकासीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। यानी वेरिएशन एक मुद्दा आ गया। अब इस वेरिएशन को देखा जाए कि जीवों में भिन्नता या विभेद का कारण आइसोलेशन यानी सेपरेशन या जीन म्यूटेशन एक मेन कारण को माना जाता है। रिकॉम्बिनेशन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जीन रिकॉम्बिनेशन, यानी तीन काउज हम लिए, मेन काउज। इस तीन काउज के कारण आइसोलेशन, जीन म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन के कारण जीवों में भिन्नता यानी वेरिएशन होती है, जिससे नई जाति और रेस का निर्माण होता है और वो उद्विकासीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अब संश्लेषणात्मक सिद्धांत कई विद्वानों के विचार का संग्रह है। अब इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु है उसको समराइज कर दिया गया है, 8 पॉइंट है। तो आठों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले देख लें कौन कौन 8 पॉइंट है। जीन उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन, इंग्लिश होगा इसका। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन यानी चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जीन पुनः संयोजन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, पृथक्करण, आइसोलेशन, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, प्रवास, माइग्रेशन, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, जीन अपसरण, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो जीन उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन का बात किया गया है। ह्यूगो डी ब्राइस ने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। उनको फादर ऑफ म्यूटेशन भी कहते हैं। 1901 ईस्वी में ओइनोथिरा लेमार्कियाना ने म्यूटेशन के बारे में उसने बताया था कि सडन हेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस चेंजेज। म्यूटेशन क्या है? तो सडन हेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस चेंजेज। ओइनोथेरा लेमार्कियाना और भी आगे बढ़ा बात को। तो म्यूटेशन एक मुद्दा है। उसमें म्यूटेशन में जीन म्यूटेशन यहाँ दिया है कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं। जीन रासायनिक रूप से डीएनए के बने होते हैं। अब आज के डेट में हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में गए हैं तो डीएनए में 4 बेस पेयर होते हैं, AGCT, और उसका अरेंजमेंट के कारण जो है जेनेटिक कोड का निर्माण होता है और उसी जेनेटिक कोड के कारण जो है प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के कारण जो है लक्षण डेवलप होता है। ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, लेकिन शॉर्ट में हमको ये समझना है कि जीन के संरचना में बदलाव, उसके संख्या में परिवर्तन ना होके उसके अरेंजमेंट में बदलाव होने से नए गुण विकसित होते हैं। अब जीन परिवर्तन जो होता है
वो सोमैटिक सेल में यदि होगा, दैहिक कोशिका में, तो अगला पीढ़ी में नहीं जाएगा। लेकिन यदि वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है या गैमिट में होता है या जनन कोशिका में होता है तो अगले पीढ़ी में वो चला जाता है, और वो जीन म्यूटेशन जो चेंजिंग हुआ सडन, वो अगले पीढ़ी में जाकर नए गुण को विकसित करता है, जिससे वेरिएशन होता है। अब ये वेरिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि स्पेसीज कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन। किसी भी प्रजाति में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा। ये बेसिक कैरेक्टर है कि 23 जोड़ा है, यदि उसमें अधिक हो जाए या कम हो जाए तो वो निगेटिव सेंस में होता है। छोटे जीवों में गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन वेरिएशन को ला सकता है, उद्विकास को ला सकता है, लेकिन मनुष्य में ये नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है कुगणित परिवर्तन, जिसमें n के हिसाब से, एक है गुणात्मक परिवर्तन। अब इसको ये देखा जाए कि ये 2n बराबर 46 हम लिखते हैं, यानी n बराबर 23। अब n यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम 23 है, डबल सेट जो है इसको डिप्लॉयड कहेंगे, इसको हैप्लॉयड कहेंगे, 46 है। यदि हम 3n लिख दें तो इसका 3 सेट हो जाएगा, यानी 46 में हम 23 को जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा 3n का संख्या। 4n, 5n, 6n, तो सिंगल सेट को हैप्लॉयड, डबल सेट को डिप्लॉयड, ट्रैप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड का मतलब कई सेट। तो छोटे जीवों में, छोटे पौधों में ये जो है पॉजिटिव होता है, नए गुण को लाता है, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है या ऐसा संतान जीवित नहीं रहता है। दूसरा कि यदि गुणसूत्र का संख्या 2n, मान लीजिए हम 46 लिखे मनुष्य में, अब चेंज होकर या तो 2n+1 हो जाएगा या 2n-1 हो जाएगा। तो 2n+1 का मतलब हुआ ये 47 हो गया और ये 45 हो गया, यानी एक संख्या घट रहा है, एक संख्या बढ़ रहा है। इसको मनुष्य में सिंड्रोम के रूप में हम जानते हैं, जो विकार उत्पन्न करता है। अब सिंड्रोम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मंगलाइड सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। अब वो सिंड्रोम विकार उत्पन्न करते हैं, मन बुद्धि का संतान होता है और ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है, इंटरसेक्स होता है वो। तो ये विकार उत्पन्न करता है, ना कि म्यूटेशन या नए गुण को विकसित करता है। मनुष्य में नहीं है, लेकिन छोटे जीवों में, निम्न श्रेणी के जीवों में, पौधों में ये पॉजिटिव गुण जाता है, नया जाति के उत्पत्ति में रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि जीन पुनः संयोजन, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन, कि जीन का जो अरेंजमेंट है उसमें चेंजिंग होता है। जीन के संख्या में परिवर्तन ना होकर जीन के अरेंजमेंट में अधिक चेंजिंग होता है, तो उससे नए गुण विकसित होते हैं। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन, ट्रांसलोकेशन। इसको हम फिगर से बताते हैं कि मान लीजिए क्रोमोसोम का आर्म है, उस क्रोमोसोम पर जीन अवस्थित है, उस जीन को हम ले लें ABCDEFGHIJ, ये जीन है। डिलीशन में क्या होगा कि अगला जनरेशन में डिलीट हो जाएगा कुछ जीन, कि मान लीजिए ABCD को हम हटा देंगे, E आ जाएगा और इधर का ठीक रहेगा, GHIJ तक रहेगा, तो ये डिलीशन हो गया, डिलीट हो गया। डुप्लीकेशन का मतलब कुछ का रिपीटेशन हो जाएगा, कि ये यदि हम डिलीशन लेते हैं तो अगला उदाहरण हम डुप्लीकेशन का ले जा रहे हैं, कि डुप्लीकेट करना है, कि मान लीजिए इसमें से इतना में से कोई जीन डुप्लीकेट यानी डबलिंग हो जाए। तो अब A है तो BC को हम डबल कर दें, BC, अब DE लिख दें, FGHIJ,
ये डुप्लीकेशन हो गया। इन्वर्सन का मतलब इधर का कुछ इधर, इधर का कुछ उधर। तो इन्वर्सन को यदि हम लेते हैं तो ए बी सी डी में ए बी सी और डी ई को हम हटा देते हैं, डी ई के बदले आई जे को इधर ले आते हैं। अब डी ई हमारे पास बच गया तो एफ जी एच डी ई, ये इन्वर्सन हो गया। लास्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में आर्म्स जो है वो चेंज होता है कि मान लीजिए क्रोमोजोम है, ये क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है। अब इसको हम ले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर तक रखते हैं। ये आर्म को यहाँ ले आते हैं, ये आर्म को यहाँ ले आते हैं, पूरा आर्म जो है अप डाउन हो गया, इसका इसमें, इसका इसमें, तो वही हो गया ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण हिंदी वर्ड है ये, इसका हिंदी है लुप्तता, इसका द्विगुणन, इसका अंतर्वर्तन, इसका जो है स्थानांतरण। तो जब गैमिट का निर्माण होता है तो मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस के प्रथम फेज में, प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। उसी क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये घटना घटती है, जीन का अरेंजमेंट होता है। उसी को हम लोग जीन पुनः संयोजन कहते हैं कि जब जीन का अरेंजमेंट होने से नए पीढ़ी में नए गुण विकसित होते हैं, यानी वेरिएशन होते हैं। यानी फिर हम पहुंच गए वेरिएशन पर कि सारा मुद्दा वेरिएशन को लाता है। तो वेरिएशन एक प्रमुख बात हो गया जो कि आगे चलकर नए जाति के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट हमारे पास है पृथक्करण, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन को भी हम देख सकते हैं कि मान लिया जाए एक बड़ा एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, बीच में नदी का फॉर्मेशन हो जाए, कोई ए प्रजाति रहता है, या बीच में पहाड़ का निर्माण हो जाए। तो सेम प्रजाति था लेकिन धीरे धीरे ये आइसोलेट हो गया ज्योग्राफिकल। ये जनसंख्या इसी में प्रजनन करेगा, ये जनसंख्या इसी के बीच प्रजनन करेगा। आइसोलेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यानी भौगोलिक पृथक्करण, और दूसरा जो है प्रजनन के आधार पर आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो बीच में जो नेचुरल बैरियर बन गया, नदी बन जाए या मरुस्थल बन जाए या पहाड़ बन जाए, तो जीव बट जाते हैं दो भाग में। अब दूसरा तरह से हम लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्रजनिक स्तर पर, कि मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर का, कोई मरुस्थल ले लें या जंगल ले लें। अब उस जंगल में मान लीजिए डियर यानी हिरन रहता है हर जगह एक प्रजाति का। अब वो डियर इस लोकेशन का जो हिरन है वो इस लोकेशन के हिरन के साथ रिप्रोडक्शन का प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर तय करके वो रिप्रोडक्शन करने नहीं जाएगा, इसलिए कि आसपास मेल फीमेल सब मौजूद है। और ये घटना कई वर्षों सालों तक होते होते एक अलग रिप्रोडक्टिव ग्रुप बन जाता है, उसी को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। और उसमें एक नया कैरेक्टर को डेवलप करता है, यानी पुराना प्रजाति एक ही था लेकिन रिप्रोडक्टिव बेसिस पर वो एक जगह होते होते एक नया गुण को विकसित कर दिया। यानी पृथक्करण जो है वो भौगोलिक रूप से भी हो सकता है और प्रजननिक रूप से यानी रिप्रोडक्टिव बेसिस पर भी हो सकता है, जिस कारण जीवों में नए गुण का समावेश होता है। प्राकृतिक चयन, डार्विन का पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे कि इन्वायरमेंट इज ऑलवेज चेंजेबल, नेचर सेलेक्ट बेटर एंड बेटर इंडिविजुअल फॉर नेक्स्ट इन्वायरमेंट। और इंडिविजुअल जो है, जीव जंतु जो है, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने का प्रयास करता है, और जो एडजस्टमेंट कर लेता है वो सर्वाइव करता है, जो नहीं करता है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो कोई भी जीव प्रकृति से सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है, और उस सामंजस्य बनाने के क्रम में उसमें वेरिएशन होते हैं और नए गुण को विकसित करते हैं। तो जो पॉजिटिव कैरेक्टर को विकसित कर लेता है उसका सिलेक्शन होता है, जो नहीं कर पाता है वो रिजेक्ट हो जाता है। यानी प्राकृतिक चयन भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है कि मान लीजिए वेरिएशन हुआ, अब वेरिएशन में नेगेटिव कैरेक्टर भी लंच हुआ, पॉजिटिव कैरेक्टर भी लंच हुआ। अब ऐसा कैरेक्टर जो उस समय के वातावरण का हिसाब से एडजस्टेबल हो,
तो वो कैरेक्टर उसके लिए सर्वाइवल का मौका देगा, वरना जो निगेटिव कैरेक्टर डेवलप हो गया तो उसको सर्वाइवल का मौका नहीं देगा। तो नेचर जो है, जो पॉजिटिव कैरेक्टर वाला है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, उसको सेलेक्ट करेगा। इसलिए प्राकृतिक चयन भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है नई प्रजाति के उत्पत्ति में या उद्विकास में। प्रवास यानी माइग्रेशन एक मुद्दा है कि जनसंख्या का माइग्रेशन दो तरह से हो सकता है, एक अस्थाई, एक दूसरा अस्थाई। तो जो अस्थाई माइग्रेशन है, कुछ पॉपुलेशन चाहे बर्ड्स का हो या कोई अन्य एनिमल का हो या फिर मनुष्य का हो, कि कहीं दूसरे जगह जाकर बस जाए, काफ़ी लंबे समय तक उसका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुआ, हैबिटेट चेंज हुआ, खान पान चेंज हुआ, तो उसमें वेरिएशन आने लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा देखा जाता है, शॉर्ट टर्म जो प्रवास होता है उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो लॉन्ग टर्म प्रवास होगा तो उसमें जो है चेंजिंग देखा जाता है। मान लीजिए इंडियन जो है पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, फिजी में है, सिंगापुर में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, 100 साल 200 साल 500 साल रह गए तो उसका जो फिजिक है उसमें चेंजिंग आने लगता है, उसके करेक्टर में, खान पान में चेंजिंग आने लगता है। तो धीरे धीरे वो जेनेटिक हो जाता है, यानी वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सातवां मुद्दा हमारे पास है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। नेचर में जल्दी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जब दो नस्ल रेस के बीच रिप्रोडक्शन कराया जाए और उससे जो संतान उत्पन्न होगा, वैसे संतान को हाइब्रिड या संकर प्रजाति कहते हैं। प्लांट में हम इसको देखते हैं, लोअर प्लांट में फसल का कई प्रजाति, सब्जी का कई प्रजाति हम लोग इससे विकसित किए हैं। हाइब्रिडाइजेशन का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रिंसिपल है कि हाइब्रिड्स आर मोर बेटर देन देयर पेरेंट्स, कि संकर संतानें अपने माता पिता से उन्नत होते हैं। जैसे मेंडल ने लंबे पौधे को नाटे पौधे से क्रॉस कराया था तो प्रथम पीढ़ी के सभी संतान लंबे हुए, उसमें नाटापन का गुण गायब हो गया। तो मेंडल का यदि हम क्रॉस देखेंगे तो कैपिटल में टॉल को लिए, स्मॉल में जो है ड्वार्फ को लिए, प्रथम पीढ़ी में एक कैपिटल एक स्मॉल। अब ये दो तरह का जीन आ गया इसमें, पहला जनरेशन में एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी वेरिएशन का चांस मैक्सिमम हुआ। यानी संकरण के कारण हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है वो ज़्यादा डेवलप करता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन डेवलप करने से नए गुण का प्रभाव आगे के जनसंख्या में होता है, जो आगे चलकर वेरिएशन लाने में सक्षम है। लास्ट हमारा पॉइंट आ गया जीन अपसरण, अंग्रेजी वर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस पर शॉर्ट नोट्स भी आता है, बाद में हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। इसको पॉइंट को समझना है कि हमारे पास दो मुद्दा है, प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन। तो प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन के बिना जब जीन का लोप होता है, कि कोई जीन है उसका गायब हो जाना, डिलीट हो जाना, और इस डिलीशन में नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन का कोई रोल न हो, तब उस घटना को जीन अपसरण या जीनीय अपसरण या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। कि मतलब कि कोई कैरेक्टर का जीन है उस पॉपुलेशन से वो गायब हो जाए, लेकिन इसमें शर्त है कि ऐसा पॉपुलेशन जो है कम होना चाहिए, या फिर जो इंडेंजर स्पेसीज है, दुर्लभ जाति है, उसमें ये देखने को मिलता है। लार्ज पॉपुलेशन में ये देखने को नहीं मिलता है। चूँकि मान लीजिए कोई जीन है, अब ABCDEF करके हम कोई जीन बनावे, मान लीजिए जेड एक जीन है, यदि वेरी लार्ज पॉपुलेशन है, 10 लाख का मान लीजिए मनुष्य है पॉपुलेशन, तो जेड किसी न किसी में प्रेजेंट मिल जाएगा, फिर अगला जनरेशन वो लेकर चला जाएगा। लेकिन वही मनुष्य का पॉपुलेशन मान लीजिए 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, जैसे अंडमानी जनजाति, सेंटिनली जनजाति मात्र 22-25 बोलता है, तो हो सकता है कि वो जेड उस पॉपुलेशन में नहीं दिखाई दे, यानी उस जेड का जो है डिलीशन हो गया, लोप हो गया, अब वो कैरेक्टर लॉन्च नहीं होगा, तो उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा गया। इसके लिए शर्त है कि ये स्मॉल पॉपुलेशन में लागू होता है, लार्ज पॉपुलेशन में लागू नहीं होता है, या वैसा प्रजाति जो इंडेंजर हो चुका है, वेनरेबल है, उसमें ये देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संश्लेषणात्मक सिद्धांत में जितने सारे पॉजिटिव पॉइंट थे उसको रख दिया गया। तो इस पॉइंट को पहले मेमोरी में ले लेंगे और इसी को डिटेल करते हुए चले जाएंगे। अब अन्य के तरह इसका भी कुछ निगेटिव पॉइंट है,
कमेंट है, दोष है। पहला दोष कि ये जनसंख्या में भविष्य में होने वाले परिवर्तन को बताने में असक्षम है। इस सिद्धांत से हम तो ये स्टडी कर सकते हैं कि पास्ट में क्या परिवर्तन हुआ और वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, लेकिन इन फ्यूचर क्या परिवर्तन होने वाला है, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं होता है। एक निगेटिव आ गया, कमेंट आ गया इसका। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन तथा जीन पुनः संयोजन मानव विकास में महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो गुणसूत्र का संख्या यदि मानव में बदलता है तो वो सिंड्रोम होता है, वैसा संतान विकार युक्त होता है। मानव के उद्विकास से उसको कोई मतलब नहीं है। जीन पुनः संयोजन जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी मानव उद्विकास में रोल नहीं करता है, इसलिए ये सिद्धांत मानव के जनसंख्या में लागू नहीं होगा। प्रवास की व्याख्या अपसरण और संकरण द्वारा की जा सकती है, अतः इसे अलग कारक नहीं माना जा सकता है। जो हम माइग्रेशन बताए थे कि भौगोलिक माइग्रेशन और प्रजननिक माइग्रेशन 2 तरह का माइग्रेशन है, तो इसका व्याख्या हम जीन अपसरण के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर जीन अपसरण सेपरेट हो रहा है तो जीन भी सेपरेट हो रहा है, कुछ कैरेक्टर जो है उसका लोप हो रहा है, डिलीट हो रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कर सकते हैं। इसमें प्रवास को अलग पॉइंट बनाना कोई आवश्यक नहीं था। लेकिन इस कमेंट के बावजूद भी ये सिद्धांत उद्विकास के क्षेत्र में प्रासंगिक है, चूँकि सारा जो वैज्ञानिक आए, लेमार्क आए, नव लेमार्कवाद आया, डार्विन आया, नव डार्विनवाद आया, उस सारे को मॉडर्न स्टडी के तहत समाहित करना, जेनेटिक्स के तहत, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के तहत लेके चलना इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने अपना अपना विचार देकर इस पॉइंट को समाहित किया, इसलिए इसको संश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। इस पर फुल क्वेश्चन होगा तो आपको आराम से धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, सब पॉइंट को लिख के उसका डिटेल करना पड़ेगा। अब उद्विकास चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, तो उद्विकास में जो क्वेश्चन का नेचर है, उद्विकास से क्या समझते हैं, इस संदर्भ में दिए गए विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें तो आपको काफ़ी शॉर्ट में लेमार्कवाद, डार्विनवाद और संश्लेषणात्मक का व्याख्या करना पड़ेगा। लेकिन यदि अलग अलग प्रश्न आता है लेमार्कवाद, डार्विनवाद, संश्लेषणात्मक, तो इसको डिटेल कर लें पूरा, ये अलग भी पूछा हुआ है, यानी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस प्रकार हम लोग आज संश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में जानकारी लिए। उद्विकास का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले क्लास में वीडियो जारी रहेगा। जय हिंद।